हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन की एक और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज के बाद लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड आपके क्लास का जो सिलेबस होता है वो अब यहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज एक्सरसाइज को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है फ्रेम इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। मतलब कि आपको एक स्टेटमेंट, नीचे हर एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन बनानी और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यही आपको आगे सीनियर क्लास में हेल्प करेगा आपके नंबर गेन करने में। क्योंकि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक या डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है वो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। वो कभी भी स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते। इस वजह से जो लैंग्वेज में यहां पर बोलूं, मेरी एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से नोटिस करिएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज एक बार में समझ में आएगी। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 टाइम्स अ नंबर। 6 टाइम्स अ नंबर, जो कहे, जैसे कहे आपको उसको वैसे ही सॉल्व करना है। बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को। कह रहा है 6 टाइम्स, तो पहले 6 कह रहा है तो आप 6 लिख दीजिए। लिख दिया। फिर उसके बाद कह रहा है टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है इतने गुना। 6 टाइम्स का मतलब 6 गुना। गुना मतलब गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई। समझ गए? मतलब 6 टाइम्स, 6 टाइम्स मतलब 6 गुना। गुना मतलब गुणा और गुणा मतलब मल्टीप्लाई। मतलब 6 टाइम्स का मतलब 6 मल्टीप्लाई। लगा दिया। जैसे कहे वैसे ही करना, देखिएगा तुरंत इक्वेशन बन जाएगी बहुत आसानी से। फिर आ नंबर। आ नंबर मतलब कोई एक नंबर है। आपको क्या यहां पर कोई नंबर पता है? नहीं पता ना। तो जब कभी भी ऐसी नंबर आ जाए आपको लेट कर लेना है, मान लेना है कि कोई एक नंबर है। तो जब कभी भी मानेंगे तो हम उसमें एक वेरिएबल मानते हैं। तो वेरिएबल मोस्टली एक्स वाले को मानते हैं। अगर 2 वेरिएबल होगा तो y मान लेंगे, 3 होगा तो z मान लेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी पूरे 26 अल्फाबेट पढ़े उसमें से किसी को भी मान लेंगे। मोस्टली हम लोग x को मान लेते हैं। तो क्या है 6 टाइम्स अ नंबर, मतलब कि 6 गुना एक नंबर का। हो गया कितना आसानी से। एडेड टू, एडेड का मतलब जोड़ना है, तो मतलब मैं यहां पर किसका साइन लगा दूंगा? प्लस का। फिर एडेड टू 10, किस में जोड़ना है? 10 में जोड़ना है, तो मैं 10 लिख दूंगा। फिर इज 58, इज मतलब हो जाएगा या इक्वल और फिर 58। देखिए एक सेंटेंस में ही आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे कहे वैसे ही लिख दिया। 6 टाइम्स अ नंबर, 6 मल्टीप्लाई अ नंबर, मैंने x मान लिया। आप यहां पर लिखना चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं लेट अ नंबर बी x। मान लिया कि एक नंबर क्या है? x है। फिर एडेड टू 10 प्लस 10 इज मतलब इक्वल 58 मतलब 58। आया समझ में? काफी हद तक समझ में आया होगा ना। अभी तो जी नंबर तक पढ़े हैं, 7 क्वेश्चन पढ़े हैं। इसमें हम करेंगे तुरंत करेंगे और सब समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए अगला को, बस इसमें यही करना है। इसके बाद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो आप बिना मल्टीप्लाई का साइन यूज किए लिखेंगे यहां पर, और फिर प्लस 10 इक्वल 58। ये आपका आंसर हो जाएगा। केवल आपको यहां पर इक्वेशन बनानी, सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो यहां पर हमने इक्वेशन फ्रेम कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए नंबर। फिर वही ए नंबर, तो आप क्या लिख देंगे यहां पर? एक्स लिख देंगे। फिर कह रहा है डिक्रीज्ड। डिक्रीज्ड मतलब घट गया, मतलब माइनस हो गया। बाय 10 मतलब कि कितना घट गया? 10 घट गया। फिर इज कह रहा तो इक्वल लगा दिया। फिर 40 कह रहा तो 40 लिख दिया। बस हो गया ये इक्वेशन। ये बी नंबर का ही आंसर हो गया। फिर सी नंबर में देखेंगे ऐसे ही हो जाएंगे। समझ में तो आ गया होगा ना। अब इसको फटाफट करते जाते हैं। ना समझ में आएगा आगे 100% समझ में आ जाएगा। फिर कह रहा है आ नंबर इंक्रीज। आ नंबर तोड़ के पढ़ना है, एक एक वर्ड का मीन समझना है। आ नंबर मतलब कि फिर एक्स। फिर इंक्रीज्ड बढ़ गया मतलब प्लस हो गया। बाय 8 कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया तो प्लस 8 हो गया। इज इक्वल टू
खुद कह दिया इज इक्वल टू, तो इक्वल का साइन लगा दिया। फिर 48 इज इक्वल टू 48, मतलब कि इक्वल में क्या आ जाएगा 48, ये सी नंबर का हो गया। फिर डी नंबर में अन नंबर, फिर वही अन नंबर मतलब कि एक्स हो गया। फिर इज कह रहा है, मतलब यहां पर अब इसी जगह ही इक्वल आ जाएगा, जैसे इज आया मैंने इक्वल लगा दिया। फिर इज के बाद 4 टाइम्स अनदर नंबर। अच्छा हाँ, अब इस इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो रहा है, अभी तक ऊपर आप स्टेटमेंट में देख रहे थे केवल एक स्टेटमेंट था, यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिख रहा है, एक ये फुल स्टॉप तक और एक ये फुल स्टॉप के बाद। तो जब कभी भी ऐसे 2 स्टेटमेंट बन जाएं तो समझ जाइए यहां पर 2 इक्वेशन फॉर्म होने वाली है। मैं आपका आंसर बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की तरह बता दूंगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा 2 वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। आपका ये जो एक्सरसाइज है वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की है, तो मैं आंसर 1 वेरिएबल में ही बनाऊंगा, लेकिन हेल्प लूंगा मैं 2 वेरिएबल का। ध्यान दीजिएगा कैसे, बहुत गौर से समझिएगा, डी नंबर को और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, क्या कह रहा है, आ नंबर, तो मैंने एक्स लिख दिया, एक नंबर एक्स है। फिर इज है तो इक्वल लिख दिया, 4 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाई हो गया। फिर कह रहा है अनदर नंबर, कोई और नंबर, एक नंबर एक्स है, कोई और नंबर, क्या वो वही एक्स होगी? अभी नहीं होगी ना, वो कोई दूसरी ना हो जाएगी। तो जब दूसरी हो जाएगी तो मैंने उसको दूसरा वेरिएबल y मान लिया, यही तो मैंने कहा था। अब थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू 4y हो गया, ये चीज बना दी मैंने। फिर कह रहा है देयर सम, देयर प्रोनाउन यहां पर किसके लिए यूज हुआ है, उन नंबर के लिए, उनका सम, उनको जोड़ने पर जो नंबर हमने स्टार्टिंग के स्टेटमेंट में ली थी, एक नंबर मतलब कि x, दूसरी नंबर y, और उनका सम मतलब कि उन दोनों को प्लस करने पर इज 30, क्या आना है 30 आता है, तो इक्वल में 30 लिख दिया। ठीक, अब यहां पर देख रहे हैं हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर दोनों सही है। अभी ये आंसर हमको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में बनाना है, अभी हमारा 2 वेरिएबल में बना है। तो अब हम करेंगे क्या, x इज इक्वल टू 4y है, मतलब कि x लिखे चाहे उसकी जगह 4y लिखे, दोनों बात बराबर है, वो दोनों सेम है, तभी तो उसमें इक्वल लिखा हुआ है। तो यहां पर x की जगह हम 4y रिप्लेस कर देंगे, प्लस y लिख देंगे, इक्वल 30 लिख देंगे, आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। चाहे आप यहां पर y यूज करें और चाहे आप x यूज करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर मेरा कैसे मैच करे, आंसर जो दिया होगा मे बी x वेरिएबल मान के एक लीनियर इक्वेशन बनाई होगी, तो आप यहां पर अगर चाहते तो x की जगह y मानते और इक्वल 4 मल्टीप्लाई x लिख सकते थे, नंबर आप पहले ही y मान लेते, हमने यहां पर x मान ली। जब हमको मानना ही है तो हम चाहे x की जगह y मान ले, चाहे y की जगह x मान ले। तो अगर मैं इन दोनों को लेट अलग अलग प्लेस पर कर लूं तो मेरा आंसर फिर वही 4x प्लस x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो चाहे आप इस वेरिएबल में रहे आंसर, चाहे इस वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में रहेगा आंसर आपका सही माना जाएगा। आई बात समझ में, तो आपका ये इसका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से 2 वेरिएबल से ही मान के हम सॉल्व करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा इसको। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, फिर देखिए 2 स्टेटमेंट दिख जाए, 2 सेंटेंस दिख जाए फुल स्टॉप से डिवाइडेड, समझ जाइए वहां पर 2 वेरिएबल लेट कर रहा है। कह रहा है आ नंबर, फिर वही चीज एक नंबर, तो मैं यहां पर y मान के चलूं अब, क्योंकि पिछली बार मेरा आंसर y में आ गया था। अब मुझको अगर आंसर x में चाहिए तो मैं यहां पर पहले से ही y मान लेता हूं, तो यहां पर मैंने मान लिया एक नंबर पहले ही मेरी y है। फिर इज का मतलब इक्वल, 8 टाइम्स मतलब 8 मल्टीप्लाई अनदर नंबर मतलब कोई दूसरी नंबर, अब मैंने x मान ली, मेरा फुल स्टॉप आ गया, मतलब मेरा एक इक्वेशन यहीं पर बन जाएगी, क्या y इज इक्वल टू 8x। फिर कह रहे देयर डिफरेंस इज 42, उनके बीच का अंतर 42 है, मतलब कि उनको आपस में माइनस करें तो 42 आएगा। किनको, उन नंबर को जो नंबर पहले मानी गई थी, कौन कौन सी मानी गई थी,
x मानी गई थी और y मानी गई थी, तो ये उनका डिफरेंस हो गया। अब आंसर हमको चाहिए वन वेरिएबल में, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी वन वेरिएबल की है ना, टू वेरिएबल की होती तो यहीं पर कर देते, हम लोग छोड़ देते, आंसर सही होता। तो अब देखिए y इज इक्वल टू 8x है, मतलब कि y की जगह 8x रखना है, तो y की जगह 8x रख देना है, माइनस x कर देना है, जो लिखा है जैसे लिखा है उतार देना है, और आपको आंसर चेक करना है और आंसर आपका बराबर आ जाना है। आ गई बात समझ में? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन F नंबर, ये वाला भी बहुत इजी है। कह रहा है हाफ ऑफ अ नंबर, ध्यान दीजिएगा इसमें एक स्टेटमेंट है, मतलब एक ही वेरिएबल से चल रहा है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, हाफ मतलब 1/2, ऑफ मतलब कि मल्टीप्लाई, बॉड मास में ही बताया था, आ नंबर मतलब कि x, फिर इज मतलब इक्वल टू 21 लेस देन, रुक जाइए यहां 21 लिखने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, क्यों इस बार लेस देन कह दिया। जब कभी भी सब्ट्रैक्ट लेस देन आ जाता है ना, ऊपर सब्ट्रैक्ट में डिक्रीज्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम आ जाता था तो ध्यान रहा होगा फ्रॉम के बाद जो होती थी नंबर उसको पहले लिखते थे और फिर माइनस करते थे, वैसे ही प्रॉब्लम यहां पर है। तो जब 21 लेस देन आ जाए तो 21 कम है, तो 21 कम है, ना कि 21 में इतना कम है, इन दोनों बातों में अंतर है। इस वजह से इसको ध्यान दीजिएगा, किसी एक नंबर का आधा उस नंबर के दुगने से, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर मतलब उस नंबर के दुगने से, उसी नंबर के दो गुने से, दुगना मतलब दो गुणा, तो मैंने क्या कर दिया 2 × x, तो यहां पर मेरा 2x आ जाएगा। एक बार फिर इसको ध्यान से समझिएगा, यहीं से हाफ, ये हाफ हो गया है ना, वहां पर जो लिखा था मैं वही लिखे देता हूं, उससे आपको और समझ में आएगा। हाफ ये हो गया ऑफ आ नंबर, पहले यहां तक तो समझ में आया, हाफ ऑफ आ नंबर, फिर इज, ये इज हो गया, फिर 21 लेस देन आ गया, इस वजह से हम 21 लास्ट में लिखे, लेस देन ट्वाइस, क्या लेस देन ट्वाइस द नंबर, मतलब कि वही नंबर के लिए ही यहां पर द यूज किया गया है ना। जब कभी उसी के बारे में बताया जाता है, ये ग्रामर का पोर्शन था, जब कभी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में पहले डिस्क्राइब कर चुके होते हैं, उसी के बारे में जब हम आगे किसी सेंटेंस में डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसमें द का यूज करते हैं। तो वही रूल के अकॉर्डिंग हम सेम नंबर का यहां पर यूज कर रहे हैं। अगर यहां द की बजाय अनदर होता तो हम यहां पर क्या यूज कर लेते, वाई यूज कर लेते, ठीक। तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बन गई, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहां से हटा दिया जाए, ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2x इक्वल 2x - 21, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो ये बात इसमें कह रही थी, तो मुझको लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, मैं यहां पर इसको x और y के बजाय बुक और पेन से लेके बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल है ना, मैंने कहा ना a से z तक कोई भी आप लेटर मान सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। तो बुक कह रहा है तो मैंने उसके लिए मान लिया स्मॉल b। ये जो कीमत है किताब की वो पेन की कीमत से, तो पेन की कीमत मैंने p मान ली, दुगनी है, ये दुगनी है। अगर एक पेन 5 रुपए का है तो किताब 10 रुपए की है। तो अगर मुझको इसको 10 बनाना है, ये 5 मुझको पता है, तो मैं 5 में ही तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 5 में ही तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तब तो मेरे 10 रुपीज बनेंगे, है ना। तो ये दुगना है, तो मुझको बराबर करने के लिए दुगना किसको करना पड़ेगा, इसकी कीमत को करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर ये ऐसी इक्वेशन बनेगी। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां पर क्या हो गया, b = 2p। फिर ये एक इक्वेशन हो गई। अब कह रहा है द पेन एंड द बुक, वही वाली पेन मतलब कि P एंड द बुक मतलब कि B। अभी कुछ नहीं कहा तो अब मैंने साइन नहीं लगाया। टुगेदर कॉस्ट, मिला के उनकी कीमत, मतलब कि दोनों की कीमत जुड़ रही होगी, जुड़ने के बाद कितनी बन रही है, 48 बन रही, बना दी। अब क्या करेंगे, B की जगह
2p रख देंगे, तो p है तो p लिखा रहने देते हैं, प्लस b की जगह 2p लिख देते हैं इज इक्वल टू 48। अब यहां पर मैंने इक्वेशन p में बनाई है, आप चाहे तो इसको x प्लस 2x इज इक्वल टू 48 डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ये सॉल्यूशन आप अपने समझने के लिए रफ में कर लीजिए, ये आप नंबर पाने के लिए लिख दीजिए। आगे बात समझ में, इतनी सी बात कह रहा था इस क्वेश्चन में, तो मुझको लगता है ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन सेम इसका जस्ट अपोजिट है। ये हालांकि इतना पेपर में नहीं पूछा जाता, मैं एक दो क्वेश्चन ओरली बता देता हूं। क्या रहा है, कह रहा है अभी हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाया, अब इन इक्वेशन को स्टेटमेंट बना दीजिए। तो अगर आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बना लेंगे तो इक्वेशन को स्टेटमेंट बनाने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो इंग्लिश में ही बनाना है। तो जो लिखा है वैसे बना दीजिए। a प्लस 3 इज इक्वल टू 6 है जैसे, ठीक, ध्यान दीजिएगा मैं इसके सब क्वेश्चन नहीं बता रहा, ये आप कर लेंगे। तो a मतलब कोई एक नंबर हो गई, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, a नंबर, फिर प्लस है तो प्लस के लिए एडेड 2 आया था, इंक्रीज्ड आया था, दोनों में से जो आपको करना है कर दीजिए। यहां पर अगर मैं चाहूं सिंपल सा तो एडेड 2 फिर किस में जोड़ते हैं, 3 में, तो यहां पर 3 लिख दीजिए, हो गया। फिर इसके लिए क्या लिखा था, इज लिखते थे, इक्वल की जगह इज आता था ना, और फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बस ये इसका आंसर हो गया। अगर आप इसकी जगह इंक्रीज्ड लिखते हैं तो सिंपल से क्या लिखेंगे, ए नंबर इंक्रीज्ड बाई 3 फिर इज इक्वल टू 6। एक नंबर जब 3 बढ़ जाती है तो वो 6 के इक्वल हो जाती। मैंने इसी इक्वेशन को यहां पर 2 स्टेटमेंट की तरह बना दिया, ए और सी की तरह। आपका जो मन है, जो सही लगे वो आप बना सकते हैं। आगे बात इतनी समझ में, तो मुझको लगता है ये वाला भी आप कर ले जाएंगे। इसके बाद अगर इसमें कोई टफ होता है तो वो मैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन भी सेम वही चीज है जो हमने पहले नंबर पे की है, लेकिन इस बार कह रहा है कि आप उसको सॉल्व भी करिए। पहले इक्वेशन बनाइए फिर सॉल्व करिए, कोई बात नहीं। कह रहा है 3 टाइम्स अ नंबर, तो मतलब कि 3x, अब तो समझ गए हैं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, मल्टीप्लाई का साइन वगैरह मैं बंद किए देता हूं। 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3x इज 60 मतलब इक्वल 60। सॉल्व करना है व्हाट इज द नंबर, तो पहले यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, लेट बी x। हमने मान लिया एक नंबर x है, फिर यहां पर आप डाल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x इज इक्वल टू 60 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे, ये इसका आंसर आ गया। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, मतलब कि 5 पेन की कीमत 90 है। तो यहां पर पहले तो हमको हमेशा 1 पेन की कीमत माननी पड़ेगी ना, तो यहां पर हम क्या मानेंगे, लिखेंगे लेट पेन बी x। मैंने मान लिया 1 पेन x रुपए का है, तो अब फिर वही चीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स मतलब कि 5x, 1 पेन x रुपए का तो 5 पेन 5x रुपए का, इज 90 इक्वल 90, डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 8 जा, ये इसका आंसर। और इसको रुपए में लिखेंगे तो ठीक रहेगा 18 रुपए। 2/3 ऑफ अ नंबर इज 30, तो मतलब फिर वही 2/3x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए देते हैं, जो नीचे था ऊपर, जो ऊपर था नीचे, डिवाइड कर देंगे 2 15 टाइम्स में, x इज इक्वल टू 15 3 जा 45। इसी तरह से अगला वाला भी हो जाएगा। फिर e नंबर भी सेम टू सेम, f नंबर भी सेम टू सेम। द सम ऑफ 13 मतलब कि 13 एंड अननोन नंबर, मतलब कि एक अननोन नंबर जो हमको नहीं पता, तो वो मैंने मान लिया x, उसका और 13 का जो सम है वो 46 है, तो इक्वल में मैंने क्या लिख दिया, 46 लिख दिया। नंबर क्या होगी, कुछ नहीं करना, खाली ये उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस में है तो 3 3, ये इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड नंबर, मतलब कि 7 और एक नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर x इक्वल में क्या है 56। बस नंबर निकालनी, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 7 8 जा 56। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन आफ्टर, अच्छा हाँ इसको समझिएगा, कह रहा आफ्टर बाइंग अ बुक आई एम लेफ्ट विथ ₹5 आउट ऑफ माई 55 रुपी नोट। इसमें क्या समझना, ये भी बहुत आसान है। कह रहा है एक किताब खरीदने के बाद मेरे पास 50 रुपए की नोट में से 5 रुपए की नोट बची, तो बुक कितने की थी, तो 50 की नोट में लेके गया था, 5 रुपए मुझको उसने वापस दिए, तो 45 रुपए की ही तो होगी। तो सिंपल से आप यहां पर क्या लिख देंगे, 50 में 5 माइनस करेंगे तो मुझको बुक की कॉस्ट मिल जाएगी, तो x इज इक्वल टू 45 रुपीज, तो मतलब कि बुक मेरी 45 रुपए की थी। बहुत गौर से समझिएगा, यहां पर दो लोग हैं, कौन कौन, एक रुचि है और एक सिंधु है। सिंधु हैड ट्वाइस द अमाउंट, मतलब कह रहा है कि सिंधु के पास रुचि के पास जितने पैसे उससे डबल पैसे हैं, मतलब जितने पैसे रुचि के पास हैं उससे डबल सिंधु के पास हैं, तभी सिंधु हैड ट्वाइस, इसके पास दुगने हैं, सिंधु के पास दुगने हैं रुचि से, तो जिससे कहा जाए हम उसको पहले मान लेंगे। मान लिया x के, रुचि के पास x रुपए हैं तो सिंधु के पास 2x रुपए हो जाएंगे। फिर कह रहा है मतलब रुचि ने 60 रुपए खर्च किए, ये 60 रुपए की शॉपिंग की मतलब 60 रुपए खर्च किए, तो रुचि के पास x रुपए थे, उसमें उसने 60 खर्च कर दिए, मतलब कि माइनस हो गए, तो रुचि के पास इतने पैसे बचे। सिंधु के पास 2x रुपए थे, उसमें उसने 210 रुपए की शॉपिंग कर ली या खर्च कर दिए, तो उसके पास इतने रुपए बचे, जितने थे उसमें जितने खर्च कर दिए माइनस कर देंगे तो ही तो बचे हुए मिलेंगे ना। तो कह रहा है कि अब जो बचे ना दोनों के पास, वो दोनों बराबर हैं, दोनों के पास सेम अमाउंट में रुपए बचे हैं, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब कह रहा है कि दोनों के पास कितने रुपए थे शुरू में, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 150, तो मतलब कि x इज इक्वल टू 150 रुपीज आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रुचि के पास 150 रुपए थे और सिंधु के पास 2x डबल है। अगर इसके पास 150 150 रुपए हैं तो इसके पास कितने होंगे, 300, मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, 300 रुपए होंगे। आगे बात समझ में। अगर आप इसको स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो देखिए मैं दिखा देता हूं कैसे लिखेंगे, लेट, तो ये आपका दोनों आंसर बन जाएगा। आगे बात इतनी समझ में। तो सबसे पहले यहां पर एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ देखते हैं, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई। कह रहा है कि जो रेक्टेंगल हॉल की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से, तो जब चौड़ाई से कहा तो मैं चौड़ाई को x मान लूंगा, तो उसकी चौड़ाई के दुगने से 3 ज्यादा है, तो चौड़ाई के दुगने से मतलब कि 2x हो जाएगा, चौड़ाई के दुगने से 3 ज्यादा है, ये हो गया। फिर कह रहा है इफ इट्स पेरीमीटर, अगर उसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक शेप होता है उसके पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी सभी साइड को प्लस कर देना। फॉर्मूला नहीं याद करना, सभी साइड को प्लस कर देना, हमेशा कोई भी शेप आ जाए तो वो उसका पेरीमीटर हो जाता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि लंबाई उसकी क्या है, L, LB, मतलब आपको 4 बार इन लंबाई चौड़ाई को प्लस करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू पहले लंबाई मतलब 2x प्लस 3, फिर चौड़ाई x, फिर लंबाई 2x प्लस 3, फिर चौड़ाई x, ये हो जाएगा। अब पेरीमीटर कह रहा है 66 है, मतलब इक्वल में मैं इसको 66 से लिखना है, ये लिख दिया। अब प्लस कर दीजिए, x इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो मतलब कि मेरी ब्रेड्थ x, तो ये x इज इक्वल टू 10, मतलब कि 10 मीटर आ गई, क्योंकि ये पेरीमीटर में हमारा मीटर दिया है तो यहाँ पर मीटर हो गया, तो मतलब कि हमारी जो ब्रेड्थ हुई वो
10 मीटर आ गई। अब जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, मतलब कि 23 मीटर। ये इसका आंसर आ गया। राहिल के पास एक फिक्स नंबर में चॉकलेट थी। ही गेव 1/3 ऑफ द चॉकलेट टू हिज ब्रदर। अच्छा ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैंने मान लिया जो राहिल है उसके पास x चॉकलेट्स हैं। क्या? उसके पास x चॉकलेट्स हैं। उसने उस चॉकलेट का 1/3 अपने भाई को दे दिया, तो उसके भाई के पास अब कितनी हो गई, तो ब्रदर के लिए लिखे देता हूं मैं 1/3 ऑफ x चॉकलेट्स। ये मैं टर्म यहां पर सिर्फ चॉकलेट हो गया। फिर 1/6 ऑफ इट वॉज गिवन टू हिज फ्रेंड। अब फ्रेंड को कितनी दे दी, फ्रेंड को कितनी दे दी, 1/6 दे दी उसी का। ये हो गया। फिर ही वॉज देन लेफ्ट विथ 30 चॉकलेट्स। इतना देने के बाद उसके पास 30 चॉकलेट बची, मतलब कि उसके पास x थी, उसमें से उसने कम हो गई कितनी, 1/3x और 1/6x। अब जो बची उसके पास वो 30, मतलब कि ये इक्वल 30 हो गया। अब उसने हर एक को कितनी कितनी चॉकलेट दी, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स अब आ गई, 60 चॉकलेट हो गई। तो 60 चॉकलेट राहिल के पास थी, उसने अपने भाई को कितनी दी, ये 60 चॉकलेट्स इसके पास हो गई। अब उसने अपने भाई को कितनी दी, तो निकालने के लिए 1/3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या रख देंगे, 60 काटेंगे तो 20। उसने अपने भाई को 20 चॉकलेट से दी। फिर यहां पर 1/6 है, दोस्त को कितनी दी, तो x की जगह 60, ये 10, मतलब कि उसने कितनी दी, 10 चॉकलेट दी। तो इसी वजह से उसने टोटल 30 चॉकलेट दी थी, तो उसके पास 30 चॉकलेट बची थी। आगे बात समझ में? तो मुझको लगता है आज के लिए इतना काफी है। आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड।